हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन सीख ली थी और उसके ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस ट्राई किए थे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में अगेन हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बस एक चीज समझ लो कि अभी तक हम परम्यूटेशंस का मतलब समझ चुके हैं, उसको अप्लाई करना सीख चुके हैं। कॉम्बिनेशंस का मतलब समझ चुके हैं, उसको अप्लाई करने का हमें बेसिक आइडिया लग गया है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के हमें जज करना पड़ेगा कि कब हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है और कब हमें परम्यूटेशन यूज करना है। ठीक है, तो मेन इसमें जो बेसिक चीज है ना, पीएनसी के क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो जो पहली चीज तुम्हें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के पता करनी होगी वो ये पता करनी होगी कि इस क्वेश्चन में वो क्या डिमांड कर रहा है। क्या वो सिलेक्शन करना चाह रहा है या फिर वो अरेंजमेंट करना चाह रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस में सिलेक्शन करनी पड़ेगी, कुछ में अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और कुछ में दोनों एक साथ भी करने पड़ेंगे कि पहले सिलेक्ट कर रहे हैं फिर उन्हीं चीजों को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रैक्टिस के साथ पता चलती जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते जाएंगे पता चलता जाएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि कब अरेंजमेंट करनी है, कब सिलेक्शन करनी है। सही बात है, तो कोई ज्यादा मेजर चैलेंज नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा। ठीक, देखना इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इज a question paper on mathematics consists of 12 questions divided into 3 parts A, B, C, each containing 4 questions. टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चंस हैं। In how many ways can a student answer 5 questions selecting at least one from each part? ठीक है, तो एक स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, कितने में से? टोटल 12 में से। कंडीशन क्या है? सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच पार्ट। 3 पार्ट्स थे तो हर एक पार्ट में कम से कम एक क्वेश्चन की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के जज करो कि इसमें क्या करोगे, तुम सेलेक्ट करोगे या अरेंज करोगे या दोनों चीजें करोगे। ठीक बात है, तो सोच के देख लो कि अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे सामने, तुम्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें दे ही रखा है कि हर एक में से कम एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तो तुम करोगे क्या? सिलेक्शन ही तो करोगे कि पहले पार्ट में से मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। ठीक है, दूसरे में से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तीसरे में से कौन से अटेम्प्ट करूं। तो सिर्फ सिलेक्शन करनी है तुम्हें, बाद में अरेंज थोड़ा ना करने उनको। सही, तो ये चीज क्लियर है कि इसमें हम प्योरली क्या करेंगे? सिलेक्शंस करेंगे, कॉम्बिनेशंस का यूज करेंगे, परम्यूटेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक बात है, तो बस ठीक है, करते हैं ट्राई इसको। आसान है, 3 पार्ट्स हैं ए बी सी। ठीक है, हर एक में 4-4 क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ये ए वाला पार्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4। बी पार्ट, इसमें 4 क्वेश्चन 1 2 3 4। देन सी पार्ट, इसमें भी 4 क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4। ठीक बात है, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक में से कम एक चूज करना है। ठीक है, तो मैन्युअली सोच सकते हैं कौन कौन से केस बन सकते हैं। केस 1 तो तुम क्या बना सकते हो कि ए वाले पार्ट में से कितने सिलेक्ट कर लो, ए में से तो एक ही सिलेक्ट करो। ठीक, बी में से कितने करो, सपोज बी में से भी एक ही कर लेते हैं, एक तो करनी पड़ेगा ना, एटलीस्ट 1 की कंडीशन है। तो सी में से कितने बचे? 3 बचे। तो ये एक केस बन गया तुम्हारा कि ए वाले पार्ट में से एक ही सिलेक्ट किया, बी में से एक ही सिलेक्ट किया, सी में से 3 सिलेक्ट कर लिया। तो ये बता सकते हैं कितने तरीकों से ऐसा किया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, 1 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सी। ठीक है, तो सिंपल सिलेक्शन करनी है, 4 में से एक। 4 थे ए में, एक सिलेक्ट करना है, 4C1। बी में 4 क्वेश्चंस थे, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, कितने तरीकों से? 4C1। सी में 4 थे, कितने सिलेक्ट करने हैं? 3, 4C3। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स में से इंडिविजुअली हमने सिलेक्शन कर ली। सही बात है, अब ये टास्क भी करना है, एबीसी अटेम्प्ट करनी है, ये टास्क भी करना है, ये टास्क भी करना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो तीनों में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे केस नंबर 1 के लिए। मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखो कितना आ गया। 4C1 तो 4 ही होते हैं, 4C1 4 होते हैं, 4C3 4 होते हैं, सो दिस इज 64। ठीक बात है, तो ये एक पॉसिबल केस हो गया। अब और बनाने की ट्राई करो, और कौन कौन से बन सकते हैं? देखो, एक तो तुम्हें यहीं से पता चल जाएगा कि अगर एक ये केस बने ना, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग और कौन सा बनेगा, ये भी तो बन जाएगा कि ए में से एक, बी में से 3 कर लो और सी में से 1 कर लो। ये भी तो एक केस बन ही जाएगा। इसी को उल्टा के कर दिया, 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, या तो सी में से करो या फिर बी में से भी कर सकते थे, या फिर क्या कर सकते थे? ए में से 3 कर लो, बी में से 1 कर लो, सी में से 1 कर लो। तो मतलब ये वाला जो एक केस था ना कि एक पार्ट में से एक ही सिलेक्ट किया, एक पार्ट में से एक ही किया, एक पार्ट में से 3 किए, तो इसी के आगे 3 वेरिएंट्स बन गए। ठीक बात है, इसके नंबर ऑफ वेज तुमने निकाल लिए थे। क्या लगता है इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? ए में 1 करने,
4C1 4C3 4C1 तो इतनी तो आ जाएंगे, 4C3 4C1 4C1 तो इतनी तो आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू ना इनकी। तो 64 इसके थे तो ये भी 64 आ जाएंगे, ये भी 64 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहीं से स्टार्टिंग से वैसे पता चल रहा था कि इसके भी आगे 3 और वेरिएंट्स बनेंगे, 2 और वेरिएंट्स बनेंगे, तो टोटल 3 बनेंगे, तो हर एक के लिए 64 ही आएगा आंसर। तो 64 प्लस 64 प्लस 64 ही आ जाएगा। तो इस वाले केस के कोरस्पोंडिंग इतने तरीकों से तुम सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो एक केस का काम तो निपट गया। अब आ जाओ केस 2 पे, क्या लगता है वो केस बनेगा? तो क्या दिख रहा है कि किसी एक पार्ट में से तो एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करो और बाकी जो 2 पार्ट्स बचेंगे उसमें से 2 सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ए में से मान लो मैंने 2 कर लिए, बी में 1 कर लिया, सी में 2 कर लिए। ठीक बात है, 2 2 1 मिला के 5 हो गए, हर एक में से कम एक तो कर ही गए। तो इसके नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे? 4C2 4C1 4C2। 4C2 कितना होता है करके देख लेना, 6 होता है। दिस इज 4, दिस इज अगेन 6। ठीक बात है, तो ये बन जाएगा कितना? 144। दिस इज इक्वल टू 144। ठीक बात है, अगेन इसके भी ऐसी वेरिएंट्स बन जाएंगे। इस केस में हमने क्या किया, बी में से 1 सिलेक्ट किया, बाकी 2 में से 2। ऐसी तुम क्या कर सकते थे, ए में से 1 कर सकते थे या फिर सी में से 1 कर सकते थे। तो उसके कोरस्पोंडिंग कितने बन जाएंगे? 144 144। तो यहां से केस 2 का टोटल कितना आएगा? 144 into 3 आ जाएगा ना। जैसे उस केस में केस 1 का टोटल कितना आया था? 64 into 3। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है? 192। सिमिलरली इस वाले केस 2 का टोटल कितना आएगा? दिस इज दिस। ठीक है, तो चेक कर लो, केस 1 हमारा कंप्लीट है, केस 2 हमारा कंप्लीट है। ठीक है, ये बात क्लियर है। केस 2 में एक हमने ये बनाया, इसके साथ 2 इसके जैसे और बनेंगे जिनका रिजल्ट सेम ही आएगा 144। तो हमने दोनों को अलग से लिखने की बजाय यहीं पे 144 into 3 कर दिया। तो ये केस 1 के नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ गए, ये केस नंबर 2 के नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ गए, और टोटल हमारे जो रिक्वायर्ड आने चाहिए थे वो दोनों केसों को ऐड करके आ जाएगा, दोनों केसेस को ऐड करके आ जाएगा। दैट इज 192 प्लस 432। देख लो कितना बन रहा है, ये 4 हो गया, 43 और 90, दिस इज 62 624। ठीक बात है। तो जब भी तुम्हारे सामने अब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और ये उसमें कंडीशंस हैं, तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं उसमें से सिलेक्शन करने के। तो 624 हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक बात है, तो देख सकते हो इसको एक बार दोबारा से। तो सिर्फ इसमें हमने सिलेक्शन किया और कुछ नहीं किया, और केसेस भी क्योंकि 2 ही बन रहे थे तो मैन्युअली हमने देख लिया कि कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक बात है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। इसके बाद 2 ट्राई करेंगे। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स, ठीक है, अल्फाबेट्स की बात हो रही है, 4 वोवल्स लिए गए हैं, 7 कॉन्सोनेंट्स। इसमें से क्या करना है? द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 6 लेटर्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स इज। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पढ़ लो इसको दोबारा से। 7 कॉन्सोनेंट दे रखे हैं हमारे पास और 4 वोवल्स दे रखे हैं, तो 7 कॉन्सोनेंट्स प्लस 4 वोवल्स। ठीक है, the number of words of 6 letters formed by taking 4 consonants and 2 vowels। हमें क्या करना है, इसमें से 4 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, 2 वोवल्स लेने हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 लेटर्स हो जाएंगे। हमें बताना है उन 6 लेटर्स की हेल्प से कितने वर्ड्स तुम बना सकते हो। सही बात है। तो इसको अगर तुम ध्यान से पढ़ के देखोगे तो तुम्हारी समझ में क्या आएगा ना, कि तुम्हें इसमें ना 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो क्या करोगे, इसमें से सिलेक्शन करोगे। किसकी? 7 कॉन्सोनेंट्स में से तो 4 कॉन्सोनेंट की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा काम क्या? 4 वोवल में से 2 वोवल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहला काम तो ये करोगे। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। सही बात है ना, 6 लेटर का यूज करके वर्ड्स बनाने तो पहले 6 लेटर तो सिलेक्ट करो। ठीक है, तो वो करते हैं। यहां से 4 चाहिए थे, कितने तरीकों से? 7C4। यहां से कितने चाहिए थे? 2 वोवल्स चाहिए इनटू 4C2। ये आ गया, ये जितना भी आएगा कैलकुलेट करके। तो ये हो गए नंबर ऑफ सिलेक्शंस। अब स्टेप बाय स्टेप सोचा करो इसको। अब तुमने एक स्टेप कर लिया, इसका सिलेक्शन तुमने कर लिया। सिलेक्शन करने का मतलब अब तुम्हारे पास क्या आ गए? 6 लेटर्स अब तुम्हारे पास अवेलेबल है। ठीक है,
चाहो तो समझने के लिए लिख लेते हैं। 4 कॉन्सोनेंट C1 C2 C3 C4, 2 हमने लिए वोवल V1 V2। तो इस वाले स्टेप के बाद 6 लेटर्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें पूछा गया है कि इनका यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो 6 लेटर्स का यूज करके। तो अब सोच के बता दो, अगर 6 लेटर तुम्हारे पास है, इनका यूज करके कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हो। तो डिफरेंट वर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। सही बात है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जितने तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हो उतने ही तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। तो बता दो 6 चीजें हैं, इनको आपस में अरेंज करना है। टोटल कितने तरीकों से कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, number of permutations of n different things is equal to n factorial, so this is 6 factorial। तो काम हो गया, क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया सिलेक्शन कर ली, दूसरा स्टेप हो गया उनकी अरेंजमेंट कर ली। अब करना क्या है, क्या सिर्फ यही काम करना है या सिर्फ यही काम करना है, नहीं दोनों काम करने हैं। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं जो तुमसे पूछा गया है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ सिलेक्शंस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दोनों को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना। तो ये आंसर है। ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें दोनों काम तुम्हें करने पड़ रहे हैं, पहले सिलेक्शन करनी पड़ रही है फिर अरेंजमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, और यहां से देख के ना तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें दोनों काम करने पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहला काम हमेशा क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन करोगे, जब एक बार सिलेक्ट कर लोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद उनकी क्या की जाएगी, अरेंजमेंट की जाएगी। सही बात है। तो हमेशा इसको 2 स्टेप्स में किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को पहले स्टेप में सिलेक्शन की जाएगी, दूसरे में अरेंजमेंट की जाएगी, तो उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक बात है। और अगर इसको तुम थोड़े से हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो ये सारी चीजें भी हमें लिखने की नहीं जरूरत पड़ेगी, बस डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन देखोगे सीधा हमारा पहला स्टेप यही होगा, डायरेक्टली आंसर ही लिखा जाएगा इसका, क्योंकि पता चल रहा है 7 कॉन्सोनेंट है, पहले 4 सिलेक्ट कर लिए, 4 वोवल है उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए, पता चल जाएगा सिलेक्शन वाला पार्ट खत्म है। फिर क्या सोचोगे, 6 लेटर तो आ गए मेरे पास, उनको अरेंज करने कितने तरीकों से करूं, 6 फैक्टोरियल से, तो बस एक स्टेप में काम खत्म है। ठीक बात है। ठीक है, तो इसको करना, कैलकुलेट करना, देखना कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये सी ऑप्शन तुम्हारा बनेगा करेक्ट। राइट, ओके। 2 क्वेश्चन और लिखे हमारे सामने, ये भी ट्राई कर रहे हैं, देखना। फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज, 4 नॉवेल्स एंड 1 डिक्शनरी आर टू बी सिलेक्टेड and arranged in a row on a shelf so that dictionary is always in the middle. The number of such arrangements is। ठीक है, JEE 2018 का क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ो, 6 डिफरेंट नॉवेल्स 3 डिफरेंट डिक्शनरीज है हमारे पास, क्या लिखा है इसमें, 4 नॉवेल्स एंड 1 डिक्शनरी आर टू बी सिलेक्टेड। तो इसने वर्ड ही यूज कर लिया सिलेक्टेड, तो समझ में आ रहा है कि पहले तो इतनी हम क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, and arranged in a row on a shelf so that dictionary is always in the middle। तो पहले इसने सिलेक्शन की, उसके बाद उनको अरेंज कर दिया। अरेंज कैसे किया, ताकि डिक्शनरी जो हो वो हमेशा उसके मिडल में आए। ठीक है, तो पूछा गया है ऐसे कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हो। ऑप्शंस दे रखे हैं, 500, कम से कम 500 होंगे, बट लेस देन 750, एटलीस्ट 750, बट लेस देन 1000, एटलीस्ट 1000, लेस देन 500। ठीक है, तो कर लो ट्राई, बिल्कुल आसान है। पहला काम क्या करोगे, दोनों स्टेप्स करने पड़ेंगे, पहले सिलेक्शन करेंगे फिर अरेंजमेंट करेंगे, तो एक ही स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, देखना, पहले क्या करो, सिलेक्शन करो। सिलेक्शन कैसे करोगे, 6 नॉवेल्स में से कितने नॉवेल्स चाहिए, 4 नॉवेल्स चाहिए, तो कितना, 6C4। एक चीज का और ध्यान देना, याद रखा करो हमेशा, ये जो फॉर्मूला होता है ना, NCR, NPR, n फैक्टोरियल वाला, ये कब एप्लीकेबल होता है, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। राइट, तो इसीलिए चेक करो, इसने स्पेशली मेंशन किया है क्वेश्चन में कि नॉवेल्स भी डिफरेंट है, डिक्शनरीज भी डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है तभी तुम ये चीज अप्लाई कर सकते हो। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना, सिर्फ ये लिखा होता फ्रॉम 6 नॉवेल्स, तब भी हम बाय डिफॉल्ट यही मान के चलते हैं कि ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अगर डिफरेंट नहीं हुए, सेम हुए, आइडेंटिकल हुए, तो फिर वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, बट अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि ये सारे डिफरेंट हैं। बट अगर क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंट है, फिर तो और भी अच्छी बात है। सही, बट मुद्दे की बात यह है कि याद रखना कि NCR, NPR और n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं।
सही, ठीक है, वापस आ जाओ। 6 नॉवेल्स में से 4 नॉवेल सिलेक्ट करनी थी, 6C4, ठीक। 3 डिफरेंट डिक्शनरी में से कितनी डिक्शनरी सिलेक्ट करनी है, 1 इंटू 3C1, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों काम ही करने हैं, ये हो गया। तो यहां तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, क्या, सिलेक्शन हम लोग कर चुके हैं। अब तुम्हारे पास क्या है, 5 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, 4 नॉवेल्स आ चुकी हैं, 1 डिक्शनरी आ चुकी है। अब इन पांचों को अरेंज करना है एक शेल्फ में, एक लाइन में, सो दैट डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडल। अब बता दो कितने तरीकों से इनकी अरेंजमेंट कर सकते हो। आसान है, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करते होते हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए 5 प्लेसेस असाइन कर लेते हैं, ठीक है। 4 नॉवेल्स हैं, 1 डिक्शनरी है, डिक्शनरी पे कंडीशन लगा दी, डिक्शनरी मिडल में आनी चाहिए, तो यहाँ पे ये वाली प्लेस तो डिक्शनरी के लिए क्या होगी, फिक्स होगी, यहाँ पे आ गई डिक्शनरी। अब बाकी जो 4 नॉवेल्स हैं उनको इन 4 प्लेसेस पे रखना है, और कंडीशन तो कोई है ही नहीं है, तो 4 ऑब्जेक्ट्स को 4 प्लेसेस पे अरेंज करवाने के नंबर ऑफ वेज कितने, 4 फैक्टोरियल। तो सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट्स कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल हो गए। आ रही है बात समझ में, 5 चीजों को अरेंज करना था, डिक्शनरी को अरेंज करने का एक ही तरीका मिडल में ही आ सकती है, बाकी जो 4 नॉवेल्स हैं उनको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल तरीके। तो दोनों काम हो गए, सिलेक्शन भी हो गया, अरेंजमेंट भी हो गया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आंसर आ जाएगा बस। ठीक बात है, तो देख लेना कितना आएगा, 6C4 कितना होता है, 6C2 के बराबर होगा, तो 6 इंटू 5 बटा 2 करोगे, ये 15 आएगा, तो 15 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, तो ये बन जाएगा 15 इंटू 72, 1080 आ रहा है। ठीक बात है, तो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही हो जाएगा, 1000 से ज्यादा आ रहा है तो एटलीस्ट 1000, सो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, पहले क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दी, बाद में क्या कर दिया, अरेंजमेंट। और पीएनसी वाले क्वेश्चन की खास बात क्या है कि 1 मिनट का टाइम लगेगा, इसमें 1 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, ठीक है, तुम्हारे सामने, सही बात है। ओके, देन कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन भी रीड कर लो एक बार। So, find the number of ways in which a mixed double tennis game can be arranged between 10 players consisting of 6 men and 4 women. टोटल 10 प्लेयर हैं, 6 मैन हैं, 4 वीमेन हैं, इनकी मदद से हमें क्या करना है, मिक्स्ड डबल टेनिस गेम्स अरेंज करवानी है। तो बताओ कितनी ऐसी गेम्स तुम अरेंज कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है, करते हैं, सोचना स्टार्ट करो। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। पहली बात तो मिक्स्ड डबल टेनिस गेम का मतलब पता है, क्या कुछ होगा, क्या अरेंजमेंट होगा, टोटल 4 प्लेयर होंगे, 2 मेल होंगे, 2 फीमेल होंगे, हर एक टीम में क्या होगा, 1 मेल प्लेयर, 1 फीमेल प्लेयर, सही बात है। तो इसका मतलब पहला तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल क्या आएगा कि अगर मुझे एक मिक्स्ड डबल टेनिस गेम अरेंज करवानी है ना, तो मुझे क्या चाहिए होंगे, 4 प्लेयर्स चाहिए, मुझे 4 प्लेयर पहले मुझे सिलेक्ट करने होंगे, 2 तो मेल प्लेयर सिलेक्ट करने होंगे और 2 फीमेल प्लेयर सिलेक्ट करने होंगे। तो देख लो, तो 6 मेन एंड 4 वीमेन ना, ये अरेंजमेंट है। तो पहला काम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन में क्या होगा, 6 में से 2 मेल प्लेयर सिलेक्ट कर लिए और 4 में से 2 फीमेल, ये हो गया सिलेक्शन। तो 6C2 × 4 6, ठीक बात है। अच्छा, अब 4 प्लेयर तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए तुमने कि भाई तुम आ जा, तुम आ जा, तू आ जा, तू आ जा, 4 प्लेयर आ गए। अब उनके बीच में गेम करवानी है, कैसे करवाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, उनको अरेंज करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा किस तरीके से उनको मैं अरेंज करूं ताकि इनके बीच में एक गेम हो पाए। तो अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। पहला स्टेप हो चुका है, सिलेक्शन कर चुके हैं, अब इनको अरेंज करो। और अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख के देख लो। कैसे लिखोगे, 2 मैन सिलेक्ट किए हैं, मान लो कौन कौन से हैं, वो M1 है, M2 है। 2 तुमने वीमेन सिलेक्ट किए हैं, कौन कौन सी है, मान लो W1 है, W2 है। अब बैठ के सोचो कितने तरीकों से गेम अरेंज करवा सकते हो। तो एक गेम होने के लिए क्या चाहिए, एक मेल और एक फीमेल प्लेयर का पेयर बनेगा। तो एक गेम तो तुम कैसे करवाओगे कि भाई M1 W1 का पेयर बना दो और ये किसके अगेंस्ट मैच करेंगे, M2 W2 के अगेंस्ट। ये बात सही है। तो इसका मतलब इन चारों प्लेयर से ये वाली एक गेम तो तुम अरेंज करवा ही सकते हो, ठीक बात है। और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई अरेंजमेंट बन सकता है क्या, बन सकता है कि ये वाला जो मेल प्लेयर है ना M1, इसका पेयर किसके साथ कर दो, दूसरे वाले फीमेल प्लेयर के साथ, W2 के साथ। तो ये किसके साथ मैच करेंगे, M2 W1 के साथ। ये बन गया,
और कोई अरेंजमेंट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला मेल पेयर को अगर तुम पकड़ लो तो इसके पास दो ही तो ऑप्शंस है ना, या तो इसके साथ पेयर करेगा या इसके साथ पेयर करेगा। इसके साथ पेयर करेगा तो एक गेम हो जाएगी, इसके साथ पेयर करेगा तो दूसरी गेम हो जाएगी। तो कहने का मतलब फॉर एवरी 4 players that we selected 2 games can be arranged। ठीक है, एक बार तुमने 4 प्लेयर अगर सेलेक्ट कर लिए, उनकी मदद से कितनी गेम्स अरेंज की जा सकती हैं? 2 गेम्स अरेंज की जा सकती हैं। तो इसका मतलब सिलेक्शंस कितनी थी? इतनी थी। हर एक सिलेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट्स कितनी है? 2 ही तो हैं, 1 और 2। तो 2 अरेंजमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 2। देख लो सही है कि नहीं? वही काम कर रहे हैं जो ऊपर किया था। पहले स्टेप में सिलेक्ट किया जाएगा, दूसरे में अरेंज किया जाएगा। सिलेक्शन कितनी थी? इतनी थी। अरेंजमेंट एनपीआर एन फैक्टोरियल किसी से नहीं आया, मैनुअली कर लिया हमने। 2 ही तो केस बन रहे थे, मैनुअली पता चल गया। तो इतनी नंबर ऑफ सिलेक्शन है, इतनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये वाला काम भी करना है, सिलेक्शन भी करनी है और अरेंजमेंट भी करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो बस आ गया आंसर। आप देखो कितना आएगा। 6c2 कितना होता है? 15 होता है। 4c2 कितना होता है? 4 × 3/2 6 होता है। इनटू 2 करोगे कितना आ गया? 90 × 2 180 आ गया। ठीक बात है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। सही है, तो बेसिक चीज पता चल गई है, कॉम्बिनेशन कैसे लगाते हैं, परम्यूटेशन कैसे लगाते हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन तो जितनी मर्जी वैरायटी के आ सकते हैं। ठीक है जी, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पार्ट्स लिखे हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, बट क्योंकि सेम ही कंसेप्ट के ऊपर है तो इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में बना दिया। ठीक है, तो देखना, फर्स्ट पार्ट इज देयर आर 12 पर्संस इन अ रूम such that each person shakes hands with the other, then how many total handshakes will be there? ठीक है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्या बोला गया है कि एक रूम में टोटल कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, एंड ईच पर्सन शेक्स हैंड्स विद द अदर। तो हर एक बंदा हर एक दूसरे बंदे के साथ हैंडशेक करता है। पूछा गया है हाउ मेनी टोटल हैंडशेक्स विल बी देयर, टोटल कितने हाथ मिलाए गए होंगे। ठीक है, तो इसको अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, अगर तुम सिंपली सोच के देखो तो भी ये क्वेश्चन बता सकते हो आराम से। ठीक है, तो क्या समझ में आएगा अगर मैन्युअली करने की ट्राई करो कि 12 लोग हैं, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 ऐसे करके मान लेते हैं, चलो पर्सन 11 एंड पर्सन 12। हर एक बंदे को हर एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना है। तो सबसे पहले P1 को पकड़ लो, मान लो तुम P1 को पकड़ लिया। अब ये P1 कितने लोगों के साथ हैंडशेक करेगा? बाकी जो 11 लोग बचे हुए हैं इनके साथ हैंडशेक करेगा। तो टोटल हाउ मेनी हैंडशेक्स आर देयर? 11, 11 हैंडशेक तो किसने कर लिया? अकेले बंदे ने। ठीक बात है। अब उसके बाद जो P2 पे, P2 क्या करेगा? P2 भी तो बाकी 11 लोगों के साथ करेगा, बट P2 जब P1 के साथ करेगा तो ये वाला केस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना P1 के हिस्से में। तो इसका मतलब जब तुम P2 को फिक्स करोगे, P2 का जब नंबर आएगा तो P2 जब P1 के साथ हैंडशेक करेगा वो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। तो बाकियों के साथ अब चेक कर लो, तो बाकी कितने लोग बचते हैं? 10 लोग बचे हैं, तो ये 10 लोगों के साथ हैंडशेक करेगा, तो 10 और हैंडशेक हो गए। कमिंग टू P3 का भी सेम फंडा। P3 P1 के साथ तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, काउंट कर चुके हैं हम। P2 वाले के साथ भी ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। बाकी कितने लोग बचेंगे? 9 लोग और बचेंगे इसके अलावा, तो 9 हैंडशेक्स और हो गए। ऐसे करके चलती जाएगी गाड़ी, +8। जब P11 तक आओगे, पुराने वाले सबके साथ तो हैंडशेक हम काउंट कर ही चुके हैं, ये 12 के साथ करेगा तो एक वहां से आ जाएगा +1। तो टोटल इतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए होंगे। सही बात है, तो कर लो इसको, कैलकुलेट करोगे क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लग जाएगा n × n + 1/2। तो n × n + 1/2 कितना हो गया? 66 हो गया। ठीक बात है, तो ये तो हो गया एक तरीका, मेथड नंबर 1। ठीक है, मैन्युअली कर दिया हमने, मैन्युअली बोल सकते हैं इसको, तो कुछ भी नहीं। ठीक, मेथड नंबर 2, ठीक, इससे भी आसान तरीका। तुम क्या बोल दोगे? हैंडशेक, एक हैंडशेक होने के लिए कितने बंदे चाहिए तुम्हें? 2 बंदे चाहिए। तो जितने डिफरेंट तरीकों से तुम 2 बंदों को सिलेक्ट कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ डिफरेंट हैंडशेक्स विल बी देयर। ठीक बात है, टोटल 12 लोग हैं, कोई भी 2 लोग पकड़ लो। मान लो तुमने P1 P3 पकड़ लिया, ये 2 लोग सिलेक्ट कर लिए, इनके बीच में कितने हैंडशेक हुए होंगे? एक हैंडशेक होगा। ठीक, तो कोई मर्जी 2 लोग जब तुम सेलेक्ट करोगे तो 2 लोग सेलेक्ट करने का मतलब हमें वहां से क्या मिल गया? एक हैंडशेक मिल गया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पर्संस आउट ऑफ दिस 12 शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो बस बन गई बात।
तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने तो हम क्या करेंगे, इन 12 में से 2 लोग सेलेक्ट कर लेंगे और 12 डिफरेंट लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके कितने, 12C2। सो द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स शुड बी 12C2। आगे बात समझ में, ठीक है। और 12C2 करोगे वही लग जाएगा, 12 into 11/2 बनेगा, तो ये भी 66 के बराबर है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा काम हो गया कि एक हैंडशेक होने के लिए 2 लोग चाहिए, तो क्या करो 12 में से कोई भी 2 लोग सिलेक्ट कर लो। कितने तरीकों से कर सकते हैं, 12C2 से कर सकते हैं। रिजल्ट मिल गया तुम्हें 66, राइट। ओके, सो ए पार्ट इज डन। अब बी वाला पढ़ के देख लो, बी वाला भी सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, पढ़ते हैं इसको, देखना। ओके, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखना, इसी कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है। 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल्स मीट एट अ पार्टी एंड शेक हैंड्स, ठीक है। तो ये भी वही काम कर रहे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 5 इंडियन कपल्स हैं, मतलब 10 लोग यहां से हो गए, 5 अमेरिकन कपल्स 10 लोग यहां से, टोटल 20 लोग हैं, आपस में मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक, बढ़िया। इफ नो वाइफ शेक्स हैंड्स विद हर ओन हस्बैंड, ठीक है, आगे कंडीशंस लगानी स्टार्ट कर दी इसने। कंडीशन क्या है, इफ नो वाइफ शेक्स हैंड्स विद हर ओन हस्बैंड एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद अ मेल, then the number of handshakes that take place in a party is, ठीक है जी। तो कंडीशन क्या है कि कोई भी वाइफ अपने खुद के हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं करेगी, ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद अ मेल, ठीक है, कोई भी इंडियन वाइफ किसी भी मेल बंदे के साथ हैंडशेक नहीं करेगी। तो बताना है टोटल कितने हैंडशेक्स हुए होंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो करते हैं, so these, ठीक है। पहले काम तो क्या करेंगे ना, पहले तो ये देख लेंगे कि अगर कोई कंडीशन ना होती ना, कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती, 20 के 20 बंदे आपस में हैंडशेक कर रहे होते, तो टोटल कितने हैंडशेक्स हुए होने थे। तो बता सकते हैं 20 लोग हैं, हैंडशेक होने के लिए कोई 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विदाउट एनी कंडीशन शुड बी 20C2, ये होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ ना, अब कंडीशन देखते हैं। No wife shakes hands with her own husband and no Indian wife shakes hands with her maid, ठीक है। तो पहले तो अमेरिकन वाइफ्स की बात करते हैं। जो अमेरिकन वाइफ्स है ना, किसी एक को कंसीडर कर लो, ठीक है, आसानी रहेगी। मान लो अमेरिकन में एक W1 वाइफ है, W1 वाइफ नंबर 1, ठीक है। इसने, इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि ये अपने खुद के हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं करेगी। इसका हस्बैंड अगर H1 है, हस्बैंड नंबर 1, तो इसके साथ हैंडशेक ये नहीं करेगी, ठीक। बट हमने ये वाला एक हैंडशेक जो होना था, हमने यहाँ पे काउंट कर लिया 20C2 में, इसमें तो सारी पॉसिबिलिटीज काउंट हुई हैं। तो ये वाला जो एक हैंडशेक इसको करना चाहिए था, वो इसने नहीं किया क्योंकि कंडीशन आ गई। तो इसके कारण एक हैंडशेक जो होना था वो हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से, ठीक बात है। तो एक हैंडशेक कम हो गया। सिमिलरली जो दूसरी अमेरिकन वाइफ होगी W2, उसने जो अपने हस्बैंड H2 के साथ हैंडशेक करना था वो उसने नहीं किया, तो एक यहाँ से कम हो जाएगा। सिमिलरली W3 के कारण एक कम हो जाएगा, W4 के कारण एक कम हो जाएगा, W5 के कारण एक कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 by 1 लिखने का मतलब नहीं है। तो एक वाइफ के कारण, एक अमेरिकन वाइफ के कारण एक हैंडशेक कम हो गया, तो 5 के कारण टोटल कितने कम हो गए, 5 कम हो गए। कितने हमें यहाँ से कम करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो अमेरिकन वाइफ वाली कंडीशन तो हो गई फुलफिल। अब आ जाओ इंडियन वाइफ में। तो इंडियन वाइफ है, मान लो WA मान लेते हैं अलग टर्मिनोलॉजी देने के लिए, WA, ठीक है। अब इस इंडियन वाइफ पे क्या कंडीशन है, दैट नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद अ मेल, तो ये किसी भी मेल के साथ हैंडशेक नहीं करेगी। कितने मेल्स हैं टोटल, 10 हैं, 5 इंडियन है, 5 अमेरिकन है। तो इसको जो 10 हैंडशेक करने थे 10 मेल लोगों के साथ, वो इसने नहीं किए, तो ये वाले 10 यहां से मिस हो गए जो हमने यहाँ पे काउंट कर लिए थे ओरिजिनली। सिमिलरली जो दूसरी इंडियन वाइफ होगी उसके भी 10 मिस हो गए, WC तीसरी के भी 10 मिस हो गए। तो हर एक, जैसे अमेरिकन वाइफ का एक एक हैंडशेक मिस हुआ था, ऐसे हर एक इंडियन वाइफ के कितने हैंडशेक मिस हो गए, 10 मिस हो गए। तो टोटल 5 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके 50 मिस हो जाएंगे। तो 5 हैंडशेक यहाँ से कम हो गए, 50 यहाँ से कम हो गए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हैंडशेक्स होने चाहिए वो क्या कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, 20C2 -5 -50। सही बात है, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। देख लो 20C2 कितना होता है, 20 into 19/2, सो दिस इज 190 -55, कितना होता है ये, 135 आ जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन इज 135। सही बात है। तो ये वाली चीज अगेन हमने क्या किया, बेसिकली मैन्युअली बोल सकते हैं, ये हमने मैन्युअली कर लिया। ठीक बात है। तो जो कंडीशन थी उसके हिसाब से जो हैंडशेक्स नहीं हो पाए वो हमने क्या कर दिए, टोटल में से माइनस कर दिए। टोटल का कंसेप्ट हमें पता था कि अगर n लोग हैं, हर एक बंदा आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल कितने हैंडशेक्स होते हैं, n से 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको ध्यान से। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, बट क्वेश्चन आसान है, पढ़ते जाना। A man X has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y also has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men. ठीक है, नोट करते जाओ। Assume X and Y have no common friends, कोई भी common friend नहीं है। The total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men, so that 3 friends of each of X and Y are in this party. ठीक बात है। तो टोटल 2 लोग हैं, एक्स और उसकी वाइफ वाई, इसके भी 7 दोस्त हैं, लेडीज और मैन की दे रखे नंबर, कितनी लेडीज है कितने मैन है, एक्स एंड वाई। ठीक है, दोनों के 7-7 दोस्त हैं। क्या करना है, एक पार्टी में 3 दोस्तों को बुलाना है, एक्स के भी 3 दोस्त आएंगे, वाई के भी 3 दोस्त आएंगे, और 3 उसमें से लेडीज होनी चाहिए, 3 मैन होने चाहिए। ठीक है, तो डाटा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट करते जाओ इसको आराम से, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। पहले तो नोट कर लेते हैं जो कुछ दे रखा है। A man X has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men. तो सबसे पहले X का लिख लेते हैं, 4 लेडीज इसके फ्रेंड्स में और 3 men। ठीक बात है, ये X के लिए हो गया। Y के लिए क्या दिया है, 3 of them are ladies and 4 are men, 3 ladies and 4 men। ठीक, ठीक है। तो अब ये तो बात दिख रही है कि टोटल 3-3 दोस्त बुलाने हैं दोनों को, और टोटल जो होना चाहिए नंबर, 3 लेडीज होनी चाहिए, 3 मैन होने चाहिए। तो ये तो पता चल रहा है कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि एक्स वाला जो बंदा है वो 2 लेडीज को बुला सकता है और 1 मैन को बुला सकता है। ठीक है, फिर बाकी जो बचेंगे वो वाई बुलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कितने केसेस बना सकते हैं, तो बनाते जाओ। सबसे पहला काम तो क्या, देखते जाना, 3 बंदों को बुलाना है, इसको 3 फ्रेंड्स को बुलाना है। पहला केस क्या, तीनों लेडीज को बुला ले। तो अगर ये तीनों लेडीज को बुलाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, तीनों मैन को बुलाना पड़ेगा। तो ये एक केस हो गया, फर्स्ट केस, X invites 3 lady friends and Y invites 3 male friends। ठीक है, ओके। दूसरा केस क्या हो सकता है, अब बस एक एक कम करते जाओ, ये 2 लेडीज को बुला सकता है और 1 मैन, 3 दोस्त पूरे हो गए। तो यहाँ पे 2 लेडीज आ चुकी हैं, तो यहाँ पे एक ही लेडी बची है, इसको बुलाना पड़ेगा, 2 मैन को बुलाना पड़ेगा। ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3, 1 लेडी और 2 मैन, यहाँ पे कितना बचा, 2 लेडीज एंड 1 मैन, ये हो सकता है। फोर्थ, तीनों के तीनों मैन और ये तीनों के तीनों लेडीज। ये बात सही है, चेक कर लो। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है क्या, कैसे बनेगा, 3 लेडीज, 2 लेडीज, 1 लेडी, 3 मेल। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ गया। तो ये टोटल 4 केसेस बन सकते थे। अब हर एक केस के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज, कि अगर X 3 लेडीज को बुला रहा है, Y 3 मेल को बुला रही है, मेल फ्रेंड्स को, तो ऐसे बुलाने के कितने तरीके हैं। तरीके मतलब, क्योंकि इसके 4 लेडीज फ्रेंड्स है ना, उसमें से 3 बुलाने, तो क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा उसमें से। तो हमें देखना है कितने तरीकों से ये वाला केस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तीसरा कॉलम बना लेते हैं, कौन सा, नंबर ऑफ वेज का। तो बस अब तो हो गया, केस बनने की देर थी, केस वो बन गए। अब फॉर्मूले लगाना है अब तो सिलेक्शन का, कैसे, 4 लेडीज में से 3 को इनवाइट करना है तो 3 सिलेक्ट करेंगे, 4C3। 4 मैन में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 4C3। मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है, दोनों काम करने हैं। तो पहले केस के नंबर ऑफ वेज ये आगे, इक्वल टू करके लिख लेना, जो भी आएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले केस पे आ जाओ, देखना, 4 लेडीज में से 2 लेडीज को इनवाइट करना है, सिलेक्ट करेंगे 4C2। ठीक, 3 मैन में से 1 सेलेक्ट करना है, 3C1। तो X का काम हो गया खत्म। अब Y को इनवाइट करना है, 3 लेडीज में से 1 इनवाइट करनी है, 3C1। 4 मैन में से 2, 4C2। ये हो गए केस 2 के नंबर ऑफ वेज। करते जाओ, केस 3, 4 में से 1, 4C1 इंटू 3 में से 2, 3C2 इंटू 3 लेडीज में से 2 लेडीज, 3C2, 4 मैन में से 1 मैन, 4C1। एंड सिमिलरली फोर्थ केस के लिए 3 मैन में से 3 तो 3C3 और 3 लेडीज में से 3 तो 3C3। ठीक बात है, तो चारों केस बना लिए, चारों के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेज हमें पता चल गए।
लास्ट में क्या कर देंगे, टोटल वेज फाइंड करने के लिए सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि एक टाइम पे तो चारों में एक ही टास्क होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये वाला भी कर लो और ये भी कर लो, ठीक है। तो ये चारों क्योंकि आपस में एक साथ नहीं हो सकते, ये वाला होगा या ये वाला या ये वाला या ये वाला, तो इसका मतलब क्या लगेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। तो लास्ट में इन सबको कैलकुलेट करके सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करके हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना, इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 485, सी बन जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो जेई मेन में आपको क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वैसे आसान है, ठीक है, बट क्योंकि स्टेटमेंट में इतनी सारी कंडीशंस दे दी तो बस केसेस थोड़े ज्यादा बन गए, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से लिस्ट कर लिया हमने, ठीक है जी। ओके, लास्ट दो क्वेश्चंस और ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जेई एडवांस के क्वेश्चंस है, पहला जेई एडवांस 2016 का है, दूसरा 2017 का, तो ट्राई कर सकते हो, अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। देखना इसको, first one is a debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club including the selection of a captain. ठीक है, तो टोटल इतने लोग हैं, 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज हैं, टोटल कितने मेंबर सिलेक्ट करने हैं, 4, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन फ्रॉम अमंग दीस 4 मेंबर्स। तो जो 4 लोग तुम सेलेक्ट करोगे उसी में से कैप्टन की सिलेक्शन भी करनी है, ठीक है। तो ये दो टास्क हैं बेसिकली अपने पास। पहला तो क्या कि इन 10 लोगों में से 4 मेंबर सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद उनमें से एक कैप्टन की भी सिलेक्शन करनी है। तो अभी तक सिर्फ सिलेक्शन वाला काम चल रहा है, आगे देखना। इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, टीम में क्या होना चाहिए, जो 4 मेंबर सिलेक्ट करोगे, एट मोस्ट 1 बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम इज, कितने तरीकों से टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, कंडीशन इज ज्यादा से ज्यादा एक लड़का होना चाहिए, तो मतलब 2 केसेस बन जाएंगे, 2 पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। पहला कि कोई भी लड़का ना हो और दूसरा कि एग्जैक्टली एक ही लड़का हो, ठीक है, एक से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो बना लो, सो केस नंबर 1 इज नो बॉय इज सिलेक्टेड, कोई भी लड़का ना हो। तो इसका मतलब जो 4 मेंबर सिलेक्ट करने थे वो किसमें से होंगे, 6 की 6 लड़कियों में से होंगे। तो 6C4 कर लो, 6 में से 4 लड़कियों को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पहला काम तो हो गया, 4 मेंबर सिलेक्ट हो गए। और भी एक काम करना था, याद हो तो, कैप्टन की भी सिलेक्शन करनी थी, इन चारों में से होगी। तो जो 4 लड़कियां तुमने सिलेक्ट की हैं उसमें से किसी एक की सिलेक्शन करनी है कैप्टन के लिए। कितने तरीकों से कर सकते हो, 4C1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों काम कर रहे हैं 4C1, तो ये हो गया। तो इतने नंबर ऑफ केसेस आ गए, कब, जब तुम किसी भी लड़के को नहीं सिलेक्ट करोगे। तो कर लो इसको, 6C4 कितना होता है 15, 4C1 is 4, so this is 16। ये हो गया केस 1। कमिंग टू केस 2, 1 बॉय इज सिलेक्टेड, एक लड़का तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है ये, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई, और कोई नहीं बनेगा, ये 2 केस बनेंगे। तो इसको भी कर लो, एक लड़का करोगे मतलब 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 6C3, 4 में से एक लड़का, 4C1, सो 6C3 into 4C1, 4 मेंबर सिलेक्ट हो गए। दूसरा टास्क क्या, उसमें से कैप्टन की सिलेक्शन करनी है, कितने तरीकों से, 4 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग टू केस 2 ये भी कर लो, 6C3 की वैल्यू 6 into 5 into 4 upon 6, 20 into 4 into 4, 16, 320। तो केस 1 या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन, ठीक है, कितना हो गया, 60 plus 320, 380, ये आ गया सही आंसर। चेक कर लो ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक बात है। ओके, ये चीज हो गई है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी रीड कर लो, ये भी आसान है, हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं इसको भी। लेट S इक्वल टू, S एक सेट दे रखा है, 9 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 9 तक। आगे पढ़ के देखना, फॉर K इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेट Nk बी द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S each containing 5 elements out of which exactly K are odd, then N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 is equal to, ठीक है। क्वेश्चन को जबरदस्ती थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, दोबारा से पढ़ लो। एक सेट है, ये K की वैल्यूज डिफाइन कर दी, क्या लिखा गया, Nk, Nk क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S, इसके जितने तुम सबसेट बना सकते हो। सबसेट कैसे,
ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, हर एक सबसेट में 5 एलिमेंट हो, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k आर ओड, उसमें से एग्जैक्टली k एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ n1 + n2 + n3 + n4 + n5। ठीक है, तो इसको वन बाय वन करते जाओ। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ n1 की बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। n1 देख लो क्या रिप्रेजेंट करेगा। n k की इसने डेफिनेशन दे रखी है, तो वहां से n1 तो बता ही सकते हैं ना। तो n1 क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S each containing 5 elements out of which exactly 1 is odd। तो तुम्हें बताना है इसके ऐसे कितने सबसेट बना सकते हो जिसमें 5 एलिमेंट हो और सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या हो, ओड हो। आ रही बात समझ में? तो देख लो, तो जो S वाला सेट है ना, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है, 1 से लेके 9, तो ओड कितने होंगे उसमें, 5 ओड दिख रहे हैं, 4 इवन है। ये S की कॉम्पोजिशन है S वाले सेट की। अब N1 क्या है, N1 में बताने तुम्हें इसके कितने सबसेट बना सकते हो, 5 एलिमेंट्स के। 5 एलिमेंट्स का सबसेट बनाने का मतलब कि इन 9 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट्स की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली k एलिमेंट्स आर ओड, मतलब एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज ओड। तो एक एलिमेंट क्या चाहिए तुम्हें, ओड चाहिए। तो बस क्या दिक्कत है, ये 5 ओड थे, इसमें से एक ओड की सिलेक्शन करनी है। कितने तरीकों से कर सकते हो, 5c1 से। बट टोटल कितने एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, 5 करने हैं, तो एक तो तुम कर ही चुके हो, बाकी 4 बचे, वो कहां से करने पड़ेंगे, इवन में से। तो इनटू 4c4 ये आ जाएगा। तो ये n1 की वैल्यू होनी चाहिए 5 × 1 = 5। देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, एक बार अगर n1 क्लियर होगा बाकी तो सारे सिमिलरली आ जाएंगे। तो n1 एक बार दोबारा से देख लो, n1 की डेफिनेशन कहां से आएगी, यहां से उठाई जाएगी। n1 is the number of subsets of S each containing 5 elements out of which exactly 1 is odd। तो S में टोटल 9 एलिमेंट्स थे, इसमें से 5 एलिमेंट्स सिलेक्ट करके हमें सबसेट बनाना है। तो इन 9 में से 5 सिलेक्ट करने हैं और उसमें एक कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो सिंपल सिलेक्शन का क्वेश्चन बन गया, इन 5 ओड में से एक और सिलेक्ट कर लिया, बाकी कितने बचे, 4, वो कहां से आएंगे, इन 4 से आएंगे। तो ये n1 की वैल्यू है। ठीक है, अब तो फटाफट करके जाओ। n2 का मतलब क्या होगा, इन 9 एलिमेंट्स का यूज करके ही 5 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है, जिसमें कितने ओड होंगे, 2 ओड होंगे। यहाँ पे जो नंबर है उतने ओड चाहिए होते हैं, तो कर लो 5c2, 2 तो सिलेक्ट कर लिए, बाकी कितने बचे, 3, वो कहां से आएंगे, 4 वाले से, 4c3 ये आ जाएगा, जो भी आना होगा। फिर n3, 3 और चाहिए, 5 में से 3 सिलेक्ट कर लो, बाकी 2 बचे, 4 में से 2 कर लो। n4, 5 में से 4 सिलेक्ट कर लो, 4 में से 1 कर लो। n5 भी है, पांचों के पांचों और चाहिए, 5c5। तो ये सब की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, n1 n2 n3 n4 n5 यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो देखना पड़ेगा ये कितना आएगा, देख लेते हैं फटाफट। ये 5 है, 5c2 कितना होता है, 10, 4 × 10 = 40, 5c3 भी 10 होगा, 4c2 कितना, 6, 60, 5c4 5, 5 × 4 = 20 एंड दिस इज 1। तो कितने आ गए, 100 तो यही हो गए, 125 हो गए, 126 हो गई, 126। ठीक बात है, सो आंसर इज डी, 126। अगेन क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बस ये हो सकता है कि कोई बंदा फॉर्म देख के इसकी घबरा जाए। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से कर रखी है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है, कॉम्बिनेशंस वाला। ठीक है, ठीक ठाक हमने प्रैक्टिस कर ली इसके ऊपर। बाकी आगे भी पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आएंगे सब में ये तो बेसिक चलेगा, कॉम्बिनेशन तो हम हर जगह कर ही रहे होंगे, सिलेक्शन अरेंजमेंट तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस वाला। ठीक है जी।